क्यों बोला जाता है आपको पता है भारत का धान का कटोरा? धान की उपज होती है छत्तीसगढ़ में, है ना। अब देखिए भारत में अगर हम लोग देखें तो सर्वाधिक जो चावल उत्पादक राज्य है उसमें सबसे पहला नाम आता है पश्चिम बंगाल का। किसका नाम आता है? पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। हमारा छत्तीसगढ़ टॉप 5 में नहीं रहता चावल उत्पादन के मामले में, लेकिन मध्य भारत के या फिर भारत के धान के कटोरा के रूप में इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत उपजाऊ भूमि है, छत्तीसगढ़ का मैदान, और यहाँ सर्वाधिक धान की खेती की जाती है। ठीक है। दूसरा भारत का नियाग्रा। भारत का नियाग्रा कहाँ मिलेगा आपको? बस्तर में, बस्तर जिला में। उसका नाम क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। क्लियर है। अगला फैक्ट देखते हैं हमारा, वो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग। प्रयाग किस लिए जाना जाता है? त्रिवेणी संगम है प्रयाग में। बेसिकली आप देखेंगे त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियों का संगम है। सिमिलरली हमारे छत्तीसगढ़ में 3 नदियों का संगम सबसे शुरू आपको कहां देखने को मिलता है? राजिम में। कौन कौन सी 3 नदियां? पैरी, सोंढूर और महानदी। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको बोलेंगे? राजिम गरियाबंद। और ये क्या है राजिम में? ये क्या है? आप इसको अगर पढ़ पा रहे होंगे तो राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर क्यों फेमस है? काले रंग की ग्रेनाइट की प्रतिमा है, ठीक है, राजीव लोचन भगवान की। और याद रखिएगा यहाँ प्रसाद के रूप में पीड़िया प्रसाद दिया जाता है। कौन सा प्रसाद? पीड़िया। एग्जाम में पूछा गया, प्रसाद को पूछा गया कौन सा प्रसाद दिया जाता है, तो कौन सा प्रसाद है? पीड़िया प्रसाद। आगे बढ़े। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखिए, 3 नदी बताया था मैं, महानदी, पैरी और सोंढूर। अगला है हमारा फैक्ट, छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसको बोलेंगे? छत्तीसगढ़ का काशी। काशी किस लिए फेमस है? भोलेनाथ का मंदिर है ना। या वाराणसी जिसी को बोलते हैं हम लोग, काशी को। हाँ, ये हमारा लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ मिलेगा? जांजगीर चांपा जिले में। जगह पूछा जाएगा ना आपको, खरौद। ठीक है। खरौद है हमारा क्या? छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तो याद रखिएगा ये जो शिवलिंग है ये खरौद का शिवलिंग है। इसको लाखा चौर मंदिर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लाखा चौर। मतलब 1 लाख चावल के जो दाने रहते हैं उसको चढ़ाया जाता है, इसलिए इसको क्या मंदिर बोल दिया जाता है? लाखा चौर मंदिर। एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, और वो क्या है? लक्ष्मणेश्वर। याद रखिएगा लक्ष्मण मंदिर अलग है, वो सिरपुर में मिलेगा। लक्ष्मणेश्वर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर बोलेंगे तो आपका खरौद का। खरौद में क्या हुआ था रामायण काल में? आपको मैं बता दूं, रावण जो था, आपको पता है रावण कौन है? कौन है? दानव बाद में था, वो ब्राह्मण था, मैं जो बताना चाह रहा हूं। और उसी के एक परिवार का आदमी था, कौन? उसका दामाद या उसका बहन का पति मरीच। ठीक है। और उसके परिवार में 2 और आदमी थे जो राक्षस भी थे लेकिन ब्राह्मण, खर और दूषण। पता होगा। जो खर और दूषण है उनका वध कौन किए? नहीं, लक्ष्मण जी किए। ठीक है। और उनको क्या लगा, अब ब्राह्मण हत्या हुआ है, पाप लगेगा, तो किसका पूजा किए फिर? शिव भगवान का। तो कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है इसकी स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण जी ने की थी। हत्या किसने किया है? लक्ष्मण जी ने। तो किसने? इसीलिए लक्ष्मणेश्वर, लक्ष्मण के ईश्वर। जैसे राम भगवान ने किसका स्थापना किया था? रामेश्वर। अब समझ आया इसका नाम लक्ष्मणेश्वर क्यों है। ठीक है। अब किंवदंती को भी साथ में बताते हुए चल रहा हूं ताकि आपकी कहानी क्लियर रहे। तो छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसको बोलेंगे? खरौद को। यहाँ कौन सा मंदिर है? लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। क्लियर है। इस प्रकार का दिखाई देगा आपको, अंदर जाएंगे तो मंदिर का गर्भगृह में उस टाइप का। चलिए अगला जानते हैं छत्तीसगढ़ का खजुराहो। खजुराहो, हाँ, खजुराहो क्यों जाना जाता है? अपनी मूर्ति के लिए। ठीक है। और वहां का जो मूर्ति है, वहां के जो मंदिर हैं वो बनाए गए थे चंदेल राजाओं के द्वारा। खजुराहो बेसिकली आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। वैसी ही प्रकार की जो चंदेल शैली की मूर्तियां हैं वो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कहा? भोरम देव में प्राप्त हुई हैं। ठीक है। कौन से देव में? भोरम देव मंदिर। बेसिकली भोरम देव कौन है अगर बोला जाए तो ये जनजाति, बेसिकली गोंड जनजाति के देवता हैं। ये शंकर भगवान है हमारे। ठीक है। लेकिन वो किस नाम से पूछते हैं उनको? भोरम देव। ठीक है। ये हमारा मंदिर है भोरम देव मंदिर, और भोरम देव मंदिर को ही छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। मंदिर के कारण कहा जाता है। इसमें जो कलाकृतियां बनी हुई हैं वो कैसे मिलती हैं? खजुराहो से मिलती जुलती हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? अगला है छत्तीसगढ़ का कश्मीर। कोरबा जिले में मिलेगा। कौन सा?
चैतुरगढ़। ठीक है, चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। अब कश्मीर बोलने का रीजन क्या है? चैतुरगढ़ क्या ठंडा है, यहाँ बर्फ जमता है, या फिर यहाँ पे आतंकवादी आते हैं? प्राकृतिक सुंदरता चैतुरगढ़ से और दूसरा कहीं नहीं है, तो चैतुरगढ़ को ही कश्मीर क्यों बोलते हैं? हाँ, बेसिकली हमारा जो घाटी है, वैली है, उस टाइप का वैली है, कश्मीर वैली टाइप, इसलिए घाटियों के कारण इसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। हाइट के कारण नहीं, बर्फ के कारण नहीं, कुछ नहीं। और ये जो मंदिर है इसको क्या कहा जाता है? महिषासुर मर्दिनी मंदिर। आप ट्रैकिंग करके जब ऊपर जाएंगे, ऊपर में मिलेगा ये, वहां एक तालाब भी है। ठीक है, गए हो? ठीक, तो ये हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको बोलेंगे? चैतुरगढ़। अगर आपको कभी पूछे चैतुरगढ़ को ही क्यों बोलते हैं, तो घाटियों के कारण बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, मतलब यहाँ बर्फ जमता है क्या कश्मीर टाइप? तो बर्फ के कारण नहीं है, ये कश्मीर टाइप घाटी बना हुआ है, इसलिए हम लोग बोलते हैं चैतुरगढ़ को। चलिए, अगला है छत्तीसगढ़ का शिमला। सरगुजा जिला में है जगह, कौन सा? मैनपाट। छत्तीसगढ़ का शिमला बोलो या छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत बोलो, क्या क्या मैं बताया? छत्तीसगढ़ का शिमला या छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत, वो कौन है? मैनपाट। आपको शिमला बोलने का कारण क्या है वो बता दे रहा हूं मैं, लिख डाले क्या इतना? सफेद मूसली, सफेद मूसली बताया था मैं बताया था टाउ, जिससे मैदा बनाया जाता है, और ये है वो टाउ। आप देखेंगे ये खेती है, आदमी बीच में चल रहे हैं, ये पेड़ है, सॉरी, ठीक है, ये पेड़ है, ये खेत है, और ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं टाउ। वो मैं आपको बोला था ना कि आप जाओगे तो सब जगह सफेद चादर दिखेगा, ऐसा लगेगा बर्फ फैला हुआ है, वो बर्फ नहीं रहता, वो बेसिकली क्या है? टाउ की खेती है, उसका फूल है, इसका फिर हार्वेस्टिंग किया जाता है, हार्वेस्टर से वो कटेगा, उसके बाद आपको नॉर्मल दिखेगा फिर मैन पार्ट। और आपको बता रहा हूँ, कभी भी मैन पार्ट जाते हैं तो अक्टूबर से पहले जाइएगा, अक्टूबर नवंबर से पहले, उसके बाद कट जाता है ये टाउ, उसके बाद सुंदरता नहीं बचा रहता उसका। बाकी पर्यटन स्थल हैं, सब जगह रहेंगे, लेकिन जो देखने पे हर जगह सफेद आपको दिखेगा, अलग ही व्यू लगता है, किसी दूसरे देश में आ गए टाइप। ठीक है, तो हमारा छत्तीसगढ़ का शिमला किसको बोलेंगे? मैन पार्ट को। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किस लिए फेमस था? अपने किलों के लिए। राजस्थान में है चित्तौड़गढ़, तो हमारे छत्तीसगढ़ में वैसा कौन सा किला है जो अभेद्य था, जो एकदम ऐसे जगह में था जहां लोग उस एग्जैक्टली लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। ये लाफागढ़ में आपके 3 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? एक दरवाजे का नाम है मेनका द्वार, एक का नाम है सिंह द्वार, और एक का नाम है हुंकारा द्वार। 3 द्वार हैं, क्या क्या? मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकारा द्वार। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ अगर किसको कहा जाता है तो किसको कहा जाएगा? लाफागढ़ को। लाफागढ़ का किला ये है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, नोट मैं बता रहा हूं। पहला है मेनका द्वार, दूसरा है सिंह द्वार, तीसरा है हुंकारा द्वार। हुंकारा, छत्तीसगढ़ी में हुंकारू मतलब क्या होता है? अरे जो कहानी सुनाते रहते हैं तो उसमें एक जन हाँ हाँ बोलते रहता है ना, हुंकारू बोलते हैं ना उसी को, तो हुंकारू से ये हुंकारा है। रिलेट करके रखिएगा, ये बता रहा हूं, ये नाम याद ना है तो। ठीक है, छत्तीसगढ़ी तो सब समझ जाते होंगे, हल्का फुल्का तो एटलीस्ट समझते होंगे ना। ठेठ छत्तीसगढ़ी बोलूंगा, समझोगे? कितने लोग नहीं समझोगे? ठेठ छत्तीसगढ़ी नहीं समझ आता? ठीक है, बाकी प्रयास करना। यहाँ देखो, लाइफ तो यही गुजारना है। हम लोग तैयारी किसका कर रहे हैं? सीजीपीएससी, यूपीएससी का करते रहते तो ये होता कि हमारा पोस्टिंग दूसरे स्टेट में भी हो सकता है, तो ये लैंग्वेज जानना नहीं जानना वो नहीं करता। लेकिन हमारा पोस्टिंग जब भी होगा कहाँ होगा? सीजीपीएससी निकाल के आपको तमिलनाडु में थोड़ी भेजेंगे, सीजी में रहोगे। और यहाँ की जो जनता है वो कैसी जनता है? ग्रामीण जनता है, उनसे डील करना है तो आपको किस में करना है ना? और छत्तीसगढ़ी में एक अपनापन रहता है। कोई आदमी से आप छत्तीसगढ़ी में बात करोगे तो उसको लगेगा कि हम ही लोग के आसपास का आदमी है। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया? चल, इसके बाद जानते हैं छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत, मिनी तिब्बत। अभी बता चुका हूं, तो मेरे ख्याल से आपको बताने का नीड नहीं है। ये क्या होगा? मैन पार्ट। और ये क्यों कहा जाता है मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत? तो आपको पता होगा 1862 में हुआ था, सॉरी 1962 में हुआ था इंडो चाइना वॉर।
उस समय याद रखिएगा तिब्बती जो थे, तिब्बत एक अलग ही था, आपको पता होगा, चाइना और इंडिया के बीच में था तिब्बत, ठीक है। दलाई लामा वहां के क्या थे, स्पिरिचुअल गुरु थे, है ना। तो दलाई लामा वहां से क्या हो गए, वहां से उठकर कहाँ है, भारत आए, उत्तराखंड में उन्होंने शरण लिया, और बहुत सारे जो तिब्बती शरणार्थी थे उनको मैन पार्ट में बसाया गया। आपको मैन पार्ट जाएंगे तो ये आपकी जो मोनेस्ट्री है वो दिखेगी, तिब्बती मोनेस्ट्री, इस टाइप का गेट है, ये गेट है बेसिकली, यहाँ से एंट्री होता है और अंदर में ये मंदिर मिलेगा। वीडियो नहीं डाला हूं, वीडियो भी है इसका, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये इस प्रकार का आप देखेंगे मंदिर, इस टाइप का तिब्बती कला, आप लोग उसमें देखे हैं, कार के पीछे लाल हरा पीला नीला कलर का वो झंडा, वो बेसिकली किसका है, तिब्बतियों का है। आप कभी भी लेह लद्दाख जाते हैं तो वहां भी तिब्बती मिलेंगे, मैन पार्ट जाते हैं वहां से भी लगा कर आते हैं, और छह कलर का रहता है, कितने कलर का, 6, सब में एक एक वर्ड लिखा रहता है, मंत्र, बेसिकली वो क्या है, एक मंत्र है, ठीक है, पूजा करते हैं उसका। तो वो चीज आपको कहां देखने को मिलेगी, मैन पार्ट में, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत कहा जाता है, मिनी तिब्बत। तिब्बती शरणार्थियों को यहां बसाया गया है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला फैक्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का अमरकंटक, ये तो आप लोग बताएंगे, बताइए बताइए। हाँ जी, मध्य प्रदेश में है अमरकंटक, तो फिर छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कैसे आ गया। आपको याद होगा अमरकंटक में कौन सी नदी निकलती है, उसकी छोटी नदी कहां निकलती है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बेलपान में छोटी नर्मदा का उद्गम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का अमरकंटक। छोटी नर्मदा है ना, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी, छोटी नर्मदा हमारे यहां से निकलती है तो उसको छत्तीसगढ़ का अमरकंटक बोल देते हैं, सिंपल है, उपनाम है बेसिकली, उसको बेलपान ही आप बोलेंगे। आगे बढ़े, लिख लीजिए छत्तीसगढ़ का अमरकंटक क्या है, बेलपान। हो गया, आगे बढ़े, जितना नोट डाउन किए हैं याद होते जा रहा है, एग्जाम में कभी भी दिख जाए तो आप लोग से छूटेगा क्या, वो 1-2 बार बस उसको रिवाइज कीजिएगा, ऐसा खतरनाक नाम नहीं है, याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का काशी खरौद, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का शिवा काशी, नहीं पढ़ाए हो, बिलासपुर को बोलते हैं, पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। चलो ये हो गया, अगला हम लोग देखते हैं जसपुर का छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड, किसको बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड, सन्ना हिल्स या सन्ना हिल्स जो है कहाँ है, जसपुर में, ठीक है, कौन सा, सन्ना हिल्स, ये जसपुर में है, और इसको छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे मैन पार्ट जाते हैं, जसपुर जाते हैं, ये जगह ऐसे हैं ठंडी के मौसम में आपको इतना ज्यादा फॉग दिखेगा कि ऐसा प्रतीत होगा कि आप जहां जिस पर्वत में रुके हुए हो, ठीक है, कैंपिंग करते हैं इस टाइप का, तो आप जहां रुके हुए इधर देख रहे होंगे तो आपको क्या दिखेगा, कोहरा, ऐसा प्रतीत होता है कि आप बादल में तैर रहे हो, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड। कौन सा हिल है, सन्ना हिल, याद रहेगा, स से स्विट्जरलैंड, स से सन्ना, ऐसे याद रख लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग जाते हैं छत्तीसगढ़ का शिवा काशी, ठीक है। अब शिवा काशी कहाँ है, पहले थोड़ा सा प्लॉट उसको बता दे रहा हूं। शिवा काशी बेसिकली आपका तमिलनाडु राज्य में है, कहाँ है, तमिलनाडु में। वो किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा वो फायर क्रैकर, आपके जो पटाखे रहते हैं, माचिस रहता है, बेसिकली सबसे ज्यादा फेमस है किस उद्योग के लिए, माचिस उद्योग। शिवा काशी का माचिस उद्योग इतना फेमस है कि वहां से माचिस विदेशों को क्या किया जाता है, निर्यात किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में माचिस उद्योग कहाँ है बोलने से, बिलासपुर में है, ठीक है। ये सारा चीज जो है माचिस और ये कहाँ बनता है, शिवा काशी में। शिवा काशी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, और छत्तीसगढ़ में वैसे सब पटाखे वटाखे ये सब कहाँ बनता है, हमारे बिलासपुर में। इसलिए का शिवा काशी अगर बोला जाए तो किसको कहा जाएगा, याद रहेगा, माचिस उद्योग है छत्तीसगढ़ में, है ना। अगर आपको कभी पूछे छत्तीसगढ़ में माचिस उद्योग कहाँ स्थापित है, तो कहाँ है, बिलासपुर में, ठीक है।
चलिए अगला है छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा। देखिए अब यहाँ पे हर लोगों कुर्बा, कोई बोलेगा सतरंगा, कोई बोलेगा गंगरेल, गंगरेल, ठीक है। मिनी गोवा कौन सा है हमारा? गंगरेल बांध बनाया गया बकायदा इस टाइप का। देखिए आर्टिफिशियल आपका बालू रहेगा, आर्टिफिशियल आपके बाकी रैक वैक सब बैठने के चेयर ये सब इस टाइप के बनाए गए हैं। अब यूट्यूब में भी खोलिएगा जब, तो आपको पता चलेगा कि जो सरकार है उसको प्रमोट कर रही है मिनी गोवा के नाम से, ठीक है। और प्रमोट करने का मेन रीजन क्या है? टूरिज्म को बढ़ाना है। कई लोग रहते हैं गोवा इज ऑन, गोवा इज ऑन, नहीं जा पाते, तो उनको गोवा ऑन कराने के लिए कहाँ रखा गया? गंगरेल। कम से कम गोवा ऑन ना हो पाए तो गंगरेल इज ऑन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या है? मिनी गोवा। क्लियर है क्या? ठीक है। छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा किसको बोलेंगे? गंगरेल बांध को। कौन से जिले में है? धमतरी जिला। आगे बढ़े। अच्छा गंगरेल बांध का एक और नाम देखे थे, क्या नाम था? रविशंकर जलाशय। अच्छा 9 नाम बताया था, थोड़ा पूछ लो, ठीक है। पाला मिनी माता किसका नाम है? ठीक। कुडार स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव केलो। संजय गांधी किस नदी पर है? मनियारी नदी पर क्या बना है? तो खुड़िया कहाँ पे है? खुड़िया वही है, राजीव गांधी की तो खुड़िया है। मैं आपको घुमा घुमा के पूछ रहा हूँ, टू दी पॉइंट वही पूछा हूं ना, मैं जो पढ़ाया वही पूछ रहा हूँ। बस ये है कि आप लोग कितना याद है वो देख रहे हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ का सिंगड़ापुर, सिंगड़ापुर किस लिए फेमस है? शनि महाराज, है ना। छत्तीसगढ़ में ऐसा तो शनि है, बिलासपुर वाले तो जानते होंगे। हाँ जी। और नहीं पता तो इस बार पता लगेगा, तो अगले शनिवार को चले जाना। बिलासपुर में है चिल्हाटी, नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सिंगड़ापुर, सिंगड़ापुर में बेसिकली आपके कौन है? शनिदेव है, ठीक है। ये है, अब देखेंगे तो चिल्हाटी दिख रहा है, यहां भी सेम बड़े साइज के शनि महाराज है चिल्हाटी में। ये चिल्हाटी आप पढ़ पा रहे हैं ना? तो छत्तीसगढ़ का सिंगनापुर किसको बोलेंगे? चिल्हाटी बिलासपुर, शनि महाराज के कारण, ठीक है। क्या रहेगा? चलिए अगला नाम है हमारा छत्तीसगढ़ का चौराहों का नगर। कौन सा नगर होगा? जगदलपुर। कौन सा नगर? जगदलपुर। जगदलपुर कौन से जिले की राजधानी है, मतलब जिला मुख्यालय है? बस्तर जिले का जिला मुख्यालय कौन सा? जगदलपुर। चौराहा आप लोग जानते हैं, ठीक है, चौक चौराहा है ना। चौराहा मतलब 4 राह जहां कर मिलते हैं, और वहां पे आप देखेंगे तो इस टाइप के क्रिएटिव क्या मिलेंगे? चौक चौराहे पे आकृतियां मिलेंगे। हमारे यहाँ बेकार सा बना देते हैं, उधर आप देखेंगे तो इस टाइप का मिलेगा, बड़े बड़े साइज में ना। जैसे हमारे पुराने बस स्टैंड चौक में जैसा है वैसा बड़ा साइज का सब चौक रहेगा आपका। तो चौराहों का नगर किसको बोलेंगे? जगदलपुर। जगदलपुर शहर को किसने बसाया था? दलपत राय, सही तो है, ठीक है। आगे बढ़े। दलपत सागर, दलपत राय बसाया दलपत सागर झील, पढ़ाया था ये एसबीआई के लोगो वाला, याद आया? आगे बढ़े। चौराहों का नगर किसको बोलेंगे? जगदलपुर। चलिए अगला हमारा फैक्ट है छत्तीसगढ़ का तालाबों की नगरी रतनपुर। देखिए तालाबों की नगरी अलग होती है, टंकियों की नगरी होती है। तालाबों और टंकियों की नगरी अलग होगी, मंदिरों की नगरी अलग होगी। कंफ्यूजन इसमें होता है, याद रखिएगा। तालाबों की नगरी जब भी आपको कहा जाए, आपको किसको लेना है? रतनपुर। रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, इन्होंने बहुत सारे तालाबों का निर्माण कराया था, आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो हिस्ट्री में फिर से पढ़ाऊंगा आपको, तब बताऊंगा। तो अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी किसको कहा जाता है, तो रतनपुर को कहा जाता है, ठीक है। किसको बोलेंगे? रतनपुर को। अब दूसरा फैक्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का टंकियों का नगरी। टंकी अलग है, तालाब अलग है। टंकियों की नगरी कहा जाता है आरंग को। किसको? आरंग को।
अब यहाँ पे आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। अलग अलग सोर्सेज में कोई किसी सोर्स में क्या बोल दिया जाता है पता है कि आरंग जो है इसे तालाबों की नगरी कहा जाता है। आपको 2-3 सोर्स मिलेंगे और मेरे खुद को मिले हैं इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई दे रहा हूं वो चीज। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में रतनपुर है तालाबों की नगरी अगर पूछा, ऑप्शन में रतनपुर है या आरंग है या दोनों है। अगर दोनों है तो किसको लेके चलेंगे? रतनपुर को, ठीक है। और अकेला आरंग है तो तालाबों की नगरी में आरंग को लेके चलिएगा, आरंग और रतनपुर को ही बस खेलना है। अगर रतनपुर नहीं है तो तालाबों की नगरी में किसको लेकर चलना है आपको? आरंग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें क्या। इसके बाद है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का तालाबों एवं मंदिरों की नगरी। अभी मैं बताया था तालाब बताया, टंकी बताया, तालाब और टंकी दोनों अगर आ जाता है, तालाब और मंदिर सॉरी, तो कौन सा है? रतनपुर, ठीक है। रतनपुर को तालाबों और मंदिरों की नगरी कहा जाता है। रतनपुर में ही क्या है? हमारा महामाया मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा रामटेकरी का राम मंदिर है ना, लखनी देवी है, एक बीरा मंदिर है ना, बहुत सारे आपको देखिए। चूंकि ये किसका वो गढ़ था? मराठों का। चूंकि ये किसका गढ़ था? कलचुरियों का, है ना। दोनों यही शासन किए हैं ना, मराठे भी। जब अंग्रेज अधीक्षक आएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो सेकंड अधीक्षक हैं एगेन्यू, वो राजधानी परिवर्तन करेंगे। उससे पहले हमारा छत्तीसगढ़ का राजधानी का मुख्य केंद्र कौन था? रतनपुर था, ठीक है। तुलजा भवानी मंदिर आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो भी रतनपुर में है। एक दरगाह भी है रतनपुर में, वो मराठे काल में बनाया गया दरगाह जो है। तो याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ का तालाब और मंदिर दोनों अगर एक साथ कंबाइन किया जाए, तालाब एवं मंदिरों की नगरी, तो कौन सा रहेगा? रतनपुर रहेगा। अगर सिर्फ मंदिरों की नगरी अगर बोला जाए छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी, तो कहां रहेगा? आरंग। कहां मिलेगा आपको? आरंग। ये सब मंदिर आपके आरंग के हैं। भांड देउल मंदिर, जिसको आप लोग नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं तो मैं बता दे रहा हूं कौन सा मंदिर? भांड देउल। ये बेसिकली आपका कौन सा मंदिर है? तो जैन मंदिर है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ में का मंदिरों का नगरी अगर पूछा जाए तो आरंग। तालाब का नगरी बोले तो, तालाब और मंदिर का नगरी बोले तो टंकी का नगरी, मंदिरों का नगरी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है छत्तीसगढ़ का चतुर्युगी नगरी। ऐसा नगर जो किस युग में हो? चारों युग में हो। चार युग आप लोग को नाम पता है? कौन कौन सा चार युग होता है? कौन सा पहले कौन सा बाद में? पहले सतयुग, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता युग, सतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, ठीक है, बढ़िया है। तो चतुर्युगी नगरी में नाम आता है आपका रतनपुर का और रायपुर का, ठीक है। बट अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ का चतुर्युगी नगरी किसको बोलेंगे, तो रतनपुर को बोलेंगे। इसके भी मिलेंगे रायपुर के, उसको मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आंसर किसको लिया जाता है? रतनपुर को। चारों युग में इसका उल्लेख था। अब चार युग कौन कौन से? सतयुग। सतयुग में रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था? मणिपुर। रतनपुर को किस नाम से? मणिपुर। त्रेता युग में अगर बोले तो मणिकपुर या माणिकपुर। मणि में क जुड़ गया, मणिकपुर या माणिकपुर। पहले नाम था मणिपुर, ठीक है। दूसरा नाम क्या हो गया? मणिकपुर या माणिकपुर। मणि कौन सा होता है? हीरा। हीरा मणि है ना। एक तो होता है नाग मणि, सांप के वो में बनता है, बोलते हैं 100 साल सांप जिंदा रह जाता है, फिर नाग मणि बनता है, बोलते हैं ना। खैर, तो मणि से याद रखिएगा, मणि से, मणि हमारा हीरा है। तो त्रेता युग के बाद द्वापर युग में क्या बोलेंगे? हीरापुर। और कलयुग में क्या नाम से जानेंगे बताइए आप लोग? रतनपुर। बहुत बढ़िया, कलयुग में हम लोग हैं। इसके अलावा कलचुरी काल में इसका एक और नाम था। किसने बसाया था इसको? रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम जब इसको बसाए थे तो रत्नपुर बोले थे इसको। रत्नदेव हैं तो उन्होंने अपना नाम से दे दिया रत्नपुर, और धीरे से आधाता क्या हो गया? पूराता बन गया। तो रत्न को क्या बोल दिया? अब रतन। छत्तीसगढ़ीफिकेशन करेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा, आधा को पूरा बना दिया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ी में आधा नहीं रहता,
जानते हैं ना, बहुत सारे आपको एग्जांपल दिख जाएंगे कि आधा वर्ड हमारा यूज नहीं होता, हम पूरा यूज करते हैं, है ना। तो रतनपुर जो अभी है वो कलचुरी काल में रत्नपुर, और साथ ही उन्होंने इतने सारे तालाब खुदवा दिए थे कि ये जो रतनपुर वाला क्षेत्र है यहाँ धन धान्य से लोग परिपूर्ण हो गए थे, इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है कुबेरपुर। ये सारे जो नाम बता रहा हूं ये पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको बताना है। तो कलचुरी काल में कुबेरपुर या फिर रत्नपुर। कहानी क्लियर है क्या? ये सारे नाम आपके किस लिए जाने जाते हैं? तो अलग अलग युग में, सतयुग में क्या बोलेंगे? मणिपुर, त्रेता युग में मणिकपुर या माणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर और कलयुग में रतनपुर। इसके अलावा कलचुरी काल में कुबेरपुर या फिर रत्नपुर। क्लियर है? अब आता है प्राचीन इतिहास में जो हम लोग पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल में, छत्तीसगढ़ के गुफाओं की नगरी, या आप बोल सकते हैं शैलाश्रयों का गढ़। हाँ जी, शैलाश फोटो में तो दिख रहा है, वैसे भी आपको मैप वो रहेगा तो ऐसे दिख रहा है, आंसर उसमें आधा मिल जा रहा है ना। शैलाश्रयों का गढ़ किसको बोलेंगे? रायगढ़। ठीक है, मतलब यहाँ बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? गुफाएं मिलेंगी। शैलाश्रय का मतलब क्या होता है? शैल मतलब होता है पत्थर, आश्रय मतलब होता है घर। पत्थर के अंदर जो घर बनाकर रहते हैं, यानी कि गुफा बेसिकली आपका। ठीक है, तो रायगढ़ में बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं मिलेंगी, जिसमें आपको नाम अगर देखें तो भंवरखोल, बेनीपाट, कर्मागढ़, ऊंगना, लेखाभाड़ा, छापामाड़ा, गीधा, सोनबरसा, सूतीपाट, बोतलदा, बसनाझर, खैरपुर, पझरापानी, टेंगना, इसके अलावा कबरा पहाड़, सिंघनपुर, बोतलदा, ये सारे जो नाम आपको देख रहे हो वो कहाँ मिलेंगे? रायगढ़ में। और वो सब क्या है? गुफा है। कैसे गुफा है? प्रागैतिहासिक कालीन। ठीक है, तो गुफा को हम लोग क्या बोलते हैं? शैलाश्रय। तो शैलाश्रयों का गढ़ किसको बोलेंगे? रायगढ़। कोई कोई जगह एक ठो दो ठो मिलता है, रायगढ़ में कचरा के भाव में है, अब 8-10 ठो 20 ठो ऐसे मिल जाएंगे आपको, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। ये तो हमारे नॉलेज में है, वो हैं, और भी होंगे। ठीक है, इसका नाम मत लिखिए, ये आपको समझाने के लिए, ये नाम मत लिखिए, ये हिस्ट्री में हम लोग देख लेंगे। आपको बस ये जानना है कि शैलाश्रयों का गढ़ कौन सा है? रायगढ़। आगे बढ़े, अगला है हमारा छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। पढ़ चुके हैं तो आपको सबको पता होगा कौन सा है? अबुझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबुझमाड़ की पहाड़ी जो है नारायणपुर, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? कितना बताया था मैं? 1350 तो नॉर्मल था, 1250 से 1325 नॉर्मल यहाँ का एवरेज रेंज था। कितना बताया था? 1800। ठीक है, 1825 था ना, 1825। और वो क्या है? यहाँ का वर्षा है जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा है। हमारा एवरेज कितना जाता है? 1250 से लेकर 1325 तक जाता है। 1325 से भी ये बहुत ज्यादा जा रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। अब आपको एक और जानकारी बता दे रहा हूं जो इस सब्जेक्ट से हट के है। चेरापूंजी का नाम वर्तमान में चेरापूंजी नहीं है, आप लोगों को पता है? छत्तीसगढ़ नहीं, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है बोलने से मासीराम। आप दे देंगे आंसर। मासीराम और चेरापूंजी के बीच में 30 से 40 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितना किलोमीटर का? अब आपका जो पहले जो चेरापूंजी के नाम जाना जाता था, साल भर हो गया उसका नाम चेरापूंजी है ही नहीं, वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका नाम बदल दिया गया। पता था ये? पता कीजिएगा उसका नाम, होमवर्क है आप लोग के लिए, कल मेरे को बताइएगा। आपको मिल जाएगा, गूगल करने पर तुरंत मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा। होमवर्क है आप लोग का। चेरापूंजी का भी वर्तमान नाम क्या है? चेंज हो चुका है, वो बता दे रहा हूं, तो बताइएगा। आगे बढ़े, कैसे बढ़े ना? चलिए, अगला फैक्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का नागलोक। नागलोक मतलब क्या होगा? जहां क्या मिलेंगे? सांप मिलेंगे। और वो कहाँ है? जसपुर का तपकरा। जसपुर का कहां? तपकरा। यहाँ पे हमको क्या दिखेगा? सांप दिखेगा। जिनको डर लगता होगा तो मत देखना, कई बार होता है देखने से ही सपने आ जाते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ का नागलोक कहाँ है? तपकरा। यहाँ याद रखिएगा लगभग 600 से 700 प्रकार की अलग अलग सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और यहाँ के लोग ऐसे चलते फिरते सांप ऐसे ऐसे पकड़ के इधर रख दिए, इस टाइप का, उतना वहां पे क्या है? सांप पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का
नागलोक। नागलोक में कौन रहेगा? नागलोक रहेंगे ना, वहां आदमी भी रहता है और वो जगह कौन सा है? तप करा, सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं वहां पे, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। और वो लोग भी समझदार हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं तो काटते नहीं होंगे, नहीं तो वहां के लोग रह नहीं पाते, है ना। चलिए अगला हमारा है छत्तीसगढ़ का अजंता गुफा। आपको पता होगा महाराष्ट्र में है अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है। अब वो गुफा किस लिए फेमस है? अजंता एलोरा गुफा मौर्य काल के आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलते हैं। मौर्य काल आपको पता होगा, अशोक है, अशोक के पिता जैसे हैं बिंदुसार हैं, उसके पहले आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का नींव रखा था घनानंद की हत्या करने के बाद, है ना। तो जो आपके मौर्य साम्राज्य है उसके बाद गुप्त वाले भी आएंगे, क्या खुदवाएंगे? अपना एक गुफा बनवाएंगे अजंता और एलोरा में। तो ये गुफाएं जो है बहुत प्राचीन है, अजंता एलोरा गुफाएं, और किससे संबंध रखती हैं? मौर्य काल से। कहां में है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो हमारा छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा गुफा है? छत्तीसगढ़ में हमारे पास सीता बेंगरा की गुफा। कौन सी गुफा? सीता बेंगरा की गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी में है, सरगुजा जिले में। ये है हमारा अजंता एलोरा केव। देखेंगे तो गुफाओं को क्या किया गया? काट काट के बनाया गया है। सिमिलरली ये देखेंगे तो आप देखिए पत्थर है, ये पूरा काटे हैं, इसमें सीढ़ी बना हुआ है। ये हमारा सीता बेंगरा गुफा एक्चुअल सरगुजा जिले में, ठीक है। तो इसको, इसके कारण इसको क्या बोला जाता है? अब आदमी ठीक है, गुफा तो हो सकता है कोई भी, लेकिन ऐसा सीढ़ी कटा वाला गुफा है, मतलब इसमें काम हुआ है। अंदर में सीता बेंगरा गुफा जो है ये क्या है? एक नाट्यशाला है, सॉरी जोगी महाराज गुफा नाट्यशाला है। ये क्या है? आपका जैसे लॉज रहता है रुकने के लिए, उस टाइप का है। कौन सा? सीता बेंगरा गुफा। किचन नहीं है, अंदर में रुकने का, स्टे करने का, सोने का जगह है। कहा जाता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब रामायण काल में श्री राम भगवान, माता सीता और कौन? लक्ष्मण छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे, दंडकारण्य वाला क्षेत्र नहीं पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे। उनका मामा घर कहाँ? राम जी का चंदखुरी, कौशल्या माता मंदिर है वहां पे। अब वहां तो पहुंचे नहीं, अभी कहाँ पहुंचे? सरगुजा। सरगुजा में एक बार की बात है, अब शाम हो गया, रुकना है, तो पहले एंट्री मारे तो खाना बनाना था। तो खाना कहाँ बनाएंगे? सीतामढ़ी हरचौका। आपको पता है, नाम सुने? सीतामढ़ी हरचौका। ये कहाँ है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। वहां एंट्री करते हैं, वहां एक तो कुटी में रुकते हैं और वहां क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। कौन बनाती है? माता सीता। इसलिए उसको क्या बोले? वहां चौका बेलना किए थे, तो सीतामढ़ी हर चौका, ठीक है। वहां से आए रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आए? रामगढ़ की पहाड़ी में। अब यहाँ बहुत सारे जानवर रहे होंगे तत्कालीन समय में, तो उनके लिए क्या करना पड़ा भगवान को? घर। तो सीता माता जिस घर में रुकी उसको क्या बोल दिए? लक्ष्मण भगवान जिस कमरे में रुकेंगे उसको क्या बोलेंगे? और सारे एग्जिस्ट करते हैं ना आपके यहाँ, जितने हैं पूरे अवेलेबल हैं। कहाँ? रामगढ़ की पहाड़ी में। राम भगवान नहीं सोए थे, उनके लिए राम बेंगरा आपको नहीं मिलेगा। पहाड़ी का नाम ही है रामगढ़ की पहाड़ी, भगवान के नाम से, और उसमें मिलता है सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा। किष्किंधा पर्वत भी मिलेगा यहाँ पे आपको रामगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है। अब इसको आप लोग आपका नेशनल वाला रामायण से जोड़ के नहीं देखना, ये हमारा छत्तीसगढ़ का अपना रामायण है, तो वहां से कंपेयर मत करना, क्योंकि यही सबरी माता भी मिल रहे हैं, यही हमारा पंचवटी यानी कि कांकेर में सीता जी का चोरी भी हो रहा है, ठीक है। सब चीज यही हो जाएगा, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे और सीधा उसके बाद पहुंच जाएंगे यहां से कहा? लंका सीधा, ठीक है। तो उससे लिंक मत करना, जो है यहीं से लिंक रखना, ठीक। आगे बढ़े क्या? छत्तीसगढ़ अजंता गुफा किसको बोलेंगे? सीता बेंगरा। चलिए अगला हमारा फैक्ट है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। भीमबेटका क्यों फेमस है? अपने रॉक पेंटिंग के कारण। रॉक पेंटिंग यानी कि शैल चित्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? शैल चित्र। सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। कौन सा नाम मिलेगा? सिंघनपुर की गुफा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा भीमबेटका का रॉक आर्ट है, और ये हमारा ये रॉक पेंटिंग कहाँ है? सिंघनपुर, ठीक है। तो उससे समानता रखता है, इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसको बोलते हैं? सिंघनपुर की गुफा को। ये हम छत्तीसगढ़ का क्या है? भीमबेटका। याद रहेगा? भीमबेटका में क्या मिला है? जो प्राचीन मानव था, आदि मानव, उसके साक्ष्य मिले हैं।
अब ये सारा चीज हम लोग, मैं एक ऐसी आपको स्टोरी समझाऊं तो ये क्या होता था उसको बताऊं मैं। रॉक पेंटिंग भी अलग अलग कलर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको गेरुआ कलर का मिलेगा, सफेद कलर का मिलेगा, काले कलर का मिलेगा, ठीक। बेसिकली 3 कलर आपको देखने को मिलेंगे, और ये तीनों कलर कहाँ कहाँ से आते थे तो उसको मैं बताऊंगा। पहले आप ये समझिए, आदि मानव है, आदि मानव कैसा होता था। छोटा बच्चा देखो आप लोग, छोटा बच्चा मान लो 4 साल का या 5 साल का बच्चा है, आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, बस वैसा था आदि मानव। छोटे बच्चे जैसे अभी करते हैं वैसे थे आदि मानव। अब जेनेटिक्स के कारण और परिवेश के कारण वो लोग थोड़ा सभ्य हो गए हैं। शरीर पे उस समय क्या थे, बाल भरे हुए थे, ठीक है। अब आदमी को, आप लोग मान लो आप बचपन में हो, छोटे हो, आपकी बेसिक नीड क्या रहेगी, आवश्यकता क्या रहेगी, रोटी और मकान। वो उस टाइम डायपर मिले ना मिले आपको मैटर नहीं करता, आपको थोड़ी लज्जा लगेगी, अभी लगेगा भले कि मेरे पास पैंट शर्ट नहीं है, उस टाइम लगेगा, छोटे बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, नहीं लगेगा। तो आदि मानव जब पहले देखेंगे तो आदि मानव के काल में स्टार्टिंग में क्या ड्रेस बन गया था, उन लोग को आइडिया हो गया था कि ये खाल है, इसको ऐसे लपेटते हैं, नहीं पता था। वो लोग बच्चों की तरह थे, छोटे बच्चों की तरह। अच्छा ये बताइए, छोटे बच्चे को गुस्सा आया, किसी को मारेगा, कैसे मारेगा, उसको पता है कि उसको तो हाथापाई से आप तो मार नहीं सकते। आपको मान लो आपका भतीजा है या भांजा है, वो आपके ऊपर गुस्सा हो गया, आपको मारेगा, कैसे मारेगा, फेंक के मारेगा, यही लॉजिक रहेगा। और उस टाइम कौन सा काल था, पसाण काल। अभी के टाइप ये रिमोट, ये हेडफोन, ये बाल्टी मग्गा, इस टाइप का कुछ चीज नहीं था। क्या था, सिर्फ हमारे पास या तो लकड़ी या पत्थर। पेड़ पौधे तो तब भी रहे होंगे ना, लकड़ी या पत्थर। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो घटना हो रही है वो अभी से नहीं, 10,000 साल 20,000 साल पहले की घटना मैं बता रहा हूं, ईसा के, अभी की नहीं, ईसा के 10-20 हजार साल पहले, ठीक है। उस समय मान लो, तो पहले चीज आपको ये बताइए, छोटा सा कंकड़ लिया, फेंक के मारा, उधर से आ रहा है कौन, शेर। अभी आदमी मारने की बात नहीं हो रही वहां पे, ठीक है, शेर आ रहा है। शेर को छोटा सा पत्थर लेके ऐसे मारेंगे, मर जाएगा क्या, मारने के लिए क्या करेगा, थोड़ा बड़ा उठाएगा, उससे नहीं मरेगा, और बड़ा जितना उसका ताकत है उसको उठाएगा और कचर देगा उसके ऊपर, मरेगा कि नहीं। उसको क्या समझ आया फिर छोटे बच्चे को, बड़ा पत्थर फेंक के मारेंगे, मर जाएगा, ठीक है। अब एक बार बड़ा पत्थर से पत्थर टकरा रहा था, एक ठो पत्थर क्या हो गया, टूट गया, और वो धारदार बन गया, थोड़ा मीडियम था, एकदम छोटा नहीं था। उसको लगा अब इसमें मार के देखते हैं, उसमें तुरंत मर गया। बोलो वाह, ये तो मस्त है, मध्य पाषाण काल में आ चुके हैं, ठीक है। और अब उसको क्या लगा कि हम लोग पत्थर को क्या करेंगे, तोड़ के बढ़िया थोड़ा शार्प करेंगे, बढ़िया मरता है। वो पत्थर टकराने के चक्कर में किसका खोज हो जाएगा गलती से, उनको पता ही नहीं था कि आग नाम का कोई चीज होता है, वो गलती से इन्वेंट हुआ था उनसे, ठीक है। क्या बना रहे थे वो, पत्थर को बढ़िया हथियार बना रहे थे मारने के लिए। अब ये बताइए, उनके पास पहला चीज रोटी, दूसरा मकान। मकान कहाँ, ढलाई घर बनाएंगे, सीमेंट था उस टाइम, तो क्या करेंगे, झोपड़ी नहीं बनाएंगे, सीधा बात। आप देखो कुत्ते बिल्ली या फिर कोई भी जानवर, इंसान उस टाइम जानवर था, आपको मैं बता दूं, प्रागैतिहासिक काल में जो आदि मानव था वो जानवर था। आप जानवर से कंपेयर करके पढ़ना, ठीक है। उतने हजार साल पहले वो इंसान टाइप नहीं था, वो जानवर था। उसको क्या चाहिए, वो कच्चा मांस खाता था। आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, आग की खोज तो नवपाषाण काल में हुई है। उससे पहले वो क्या खाता था, कुछ भी उसको मांस मिला, फल मूल भी खाते थे, मैं ये नहीं बोल रहा फल नहीं खाते थे, लेकिन वो कुछ भी खा लेते थे। उस टाइम चूहा मिला, चूहा को ऐसे कच्चा खा गए। अभी आपको लगेगा यू क्या है ये करके घिन आएगा, उस टाइम का काल ही वैसा था, ठीक है। शेर को मार के खा गए, गाय बैल बकरी जो भी जानवर मिला उनके रास्ते में, अगर जो इस टाइम के जानवर नहीं कुछ और रहे होंगे तो उनको मार के खाते थे। मछली तब भी था, और वो लोग मछली पकड़ना जानते थे, मछली पकड़ना सीख गए थे, गेरी बनाना सीख गए थे, प्रॉपर गेरी। साक्ष्य मिले सिंघनपुर से, सिंघनपुर की गुफा है ना, वहां से हमको मछली के साक्ष्य मिले हैं कि वो लोग मछली भी खाते थे, गेरी पकड़ के खाते थे, ठीक है। गेरी जानते हो ऐसा रहता है गेड़ी, ऐसे ऐसा करके कुकड़ी टाइप, उसमें कुछ चारा डालते हैं हम, पानी में डाले, फिर मछली उसको खा लेती है, फिर गले में इस टाइप का। अब यहाँ पे मान लो वो खाना खा लिया, भरपेट हो गया, ठीक है। भरपेट क्या हो गया उसको, बोलो ना क्या हुआ, खाना हो गया। अब खाना खाने के बाद आदमी क्या करेगा, खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करेगा, थोड़ा सो गया, और कहाँ सोएगा, गुफा में।
शैलाश्रय हम लोग देखे हैं अलग अलग। अब वो गुफा में सोने के बाद जब उठेगा तो दिन भर तो सोते नहीं रहेगा 24 घंटा, पेट भरा है, सो के उठ गया है, क्या करेगा? उस टाइम क्या कुछ मोबाइल नाम का चीज था कि चलो आज थोड़ा सा रील देख लेते हैं टाइम पास के लिए? कुछ नहीं था। क्लास था क्या उन लोगों का पीएससी का पढ़ लेते हैं सर पढ़ा रहे हैं बोल के? वो भी नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे? छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनके हाथ में पेन दे दो, देखना दीवालों पे अपनी एक कलाकृति वो निकालते हैं। छोटे बच्चे होता है, मैं इसलिए बोला छोटे बच्चों से कंपेयर करना। अब वो लोग क्या करेंगे, दीवालों पे पहले चालू करेंगे पत्थर से पत्थर में रगड़ के बनाएंगे। धीरे धीरे काल जब बढ़ते जाएगा, बच्चे वही करते हैं ना दीवाल पे, आदि मानव भी वही करेंगे, धीरे धीरे काल बदलते जाएगा और उसके साथ साथ क्या होता है, उन लोग चीजों को सीखते चले जाते हैं। छोटे बच्चे भी सीखते हैं, सेम वो लोग भी सीखते जाएंगे। औजार जो है पहले बड़े रहेंगे पत्थर के, वो धीरे धीरे बाद में क्या हो जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, धारदार होते जाएंगे, ताकि शिकार आसान होगा। ठीक। और देखिए प्रागैतिहासिक काल में जो पूरा पाषाण काल था उसमें शैलाश्रय में रहेंगे। मध्य पाषाण काल में झोपड़ी बनाना सीख जाएंगे। क्या बनाना? झोपड़ी। और नवपाषाण काल में प्रॉपर घर बनाना, खेती करना। आग की खोज भी हो जा रहेगी तो घर भी बना लेंगे, मिट्टी का घर। ठीक है, घास फूस का नहीं, मिट्टी का घर, प्रॉपर गांव बसाएंगे, कबीले बसाएंगे। ठीक है, खेती करेंगे। आग की खोज हो चुकी है, चक्के की खोज हो चुकी है। अब आराम से जो जानवर है उसको दद्दू वाला देखे हो ना, मेंटॉस का, उस टाइप का चालू हो जाएगा फिर, क्योंकि पत्थर की खोज, आपका पहिए की खोज हो चुकी है। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसको बोले? सिंघनपुर की गुफा। ये किस टाइम बना है? वो लोग खा पी के सके, टाइम नहीं था कुछ भी वो करने का, बोर हो रहे हैं। और अब इसको मैं बता दूं, ये जो सारा चीज है इसमें आपको क्या नहीं मिलता, तो कोई लिपि नहीं मिलती। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ भावनाएं हैं। कोई शिकार करने जा रहा है तो शिकार का दृश्य बना देंगे। ठीक है, आखेट का दृश्य, सीढ़ी नुमा मानव श्रृंखला, अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो वो रटना नहीं है। स्टोरी समझ आया क्या? इसको क्यों बनाया, कैसे बनाया? अगला है हमारा छत्तीसगढ़ की न्यायधानी या न्याय की राजधानी। क्यों है? क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, सिंपल सी बात। ठीक है, ये हाई कोर्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय। और ये जो बिलासपुर है इसको छत्तीसगढ़ की न्यायधानी या फिर न्याय की राजधानी कहा जाता है। कौन सी जगह में हाई कोर्ट हमारा? बोदरी गांव। जगह का नाम भी याद रख लीजिएगा, गांव का नाम क्या है? बोदरी गांव, चकरभाठा। ठीक है, चकरभाठा पास में ही है। गांव का नाम क्या, कौन सा है? बोदरी गांव। आगे बढ़े। और ये जो गेट है अभी वर्तमान में, ये गेट बंद कर दिया गया है विजिटर्स के लिए। ये वाले गेट से, इधर एक गेट है उसमें जाना रहता है। ये गेट बेसिकली आपके किसके लिए है? जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना, उनके आने जाने के लिए बना। पहले ये भी खुला हुआ था, ये वाला गेट विजिटर्स के लिए। गए हैं कभी हाई कोर्ट? अच्छा, मौका नहीं मिला हाई कोर्ट जाने का। ठीक, विजिटर के रूप में भी जा सकते हो, केस लेके ही जाना है, हाई कोर्ट वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी भिलाई। क्यों कहा जाता है ज्ञान की राजधानी? हाँ, आपकी खासकर जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या फिर मेडिकल के कॉलेजेस हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, वो सभी आपको कहाँ मिलेंगे? दुर्ग भिलाई में मिलेंगे। ठीक है, इसलिए भिलाई को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी। ये हमारा भिलाई स्टील प्लांट का है। और ये क्या है? ग्लोब चौक, सेक्टर 10 का। एक बार नाम आया था तो मैं बताया था, गोल सा है एक तो चौक बोल के, यही है वो ग्लोब चौक। हो गया, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी हो गई भिलाई। अब जानते हैं ऊर्जा की राजधानी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला है हमारा छत्तीसगढ़ की खेल की राजधानी। खेल की राजधानी कहाँ होगी? दुर्ग। कौन सा जगह? दुर्ग। ठीक है, दुर्ग में स्पेशली अगर देखें तो भिलाई जो है उसको खेल की राजधानी कहा जाता है। कौन सा जगह? भिलाई। अब भिलाई में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेडियम दिखेंगे। जैसे क्रिकेट स्टेडियम भी है भिलाई में, खुर्सी पार्क कहा जाता है ना। इसके अलावा वॉलीबॉल स्टेडियम है, ठीक है, बास्केटबॉल स्टेडियम है, आपका इंडोर स्टेडियम भरे हुए हैं वहां पे।
और याद रखिएगा जो हमारा छत्तीसगढ़ में अलग अलग टूर्नामेंट होता है, जितना भी राज्य स्तरीय, वो सारे टूर्नामेंट अधिकतर कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? भिलाई में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? खेल की राजधानी। याद रहेगा? देखिए कुछ चीजों को आप जानते होंगे, कुछ आपको नए लग रहे होंगे जो आपको पता भी नहीं है, कभी सुने नहीं है। छत्तीसगढ़ के खेल की राजधानी दुर्ग जिले का कौन सा? भिलाई। अगला देखते हैं, अगला है हमारा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी। बस्तर की राजधानी अगर सांस्कृतिक राजधानी बोले तो कौन सा होगा? हाँ, बस्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी जगदलपुर, सांस्कृतिक राजधानी। लेकिन अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी तो कौन सा है? मैप देख रहे हो आप लोग, थोड़ा बता दो। तो राजनांदगांव दिख रहा है, तो वही होगा। देखिए यहाँ राजनांदगांव में मैं आपको बता दूं, राजनांदगांव बेसिकली क्यों लिया जाता है, ये चेंज होना चाहिए, उसको भी मैं बता रहा हूँ। राजनांदगांव में था कौन सा? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। उसमें क्या है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। और वो किससे जुड़ा हुआ था? आपके कला से जुड़ा हुआ था, संस्कृति से जुड़ा हुआ था। वहां आपको पता होगा एशिया का पहला, वो आपका कैसा यूनिवर्सिटी था? म्यूजिक वाला यूनिवर्सिटी था, ठीक है, एशिया का पहला था। तो पहले वो किस में आता था? और ये फैक्ट एक बार बन चुका है, तो अब उसको फिर से रीराइट किया जाएगा। अभी तक तो फिलहाल इसको ही लेके हमको चलना है। रीजन समझ आया क्यों इसको लिए? आगे बढ़े। ये सांस्कृतिक राजधानी है, ध्यान रखिएगा। अगला मिलता है छत्तीसगढ़ का प्राचीन राजधानी, कौन सा होगा? रतनपुर। रतनपुर को ही याद आपका कलचुरी 1000 में कलचुरी लोग का राजधानी बना दिया है। कहाँ पे? रतनपुर को। 1000 से लेकर आपका कितना तक चला था अगर बोला जाए तो 1820 तक, मतलब 820 साल कहाँ रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ का राजधानी रहा है, कौन सा? रतनपुर। कितने साल? 820 साल। बहुत होते हैं 820 साल। अभी रायपुर को राजधानी बने कितना साल हो रहा है? 400। कितना साल? रायपुर को राजधानी बने 26 साल कहाँ जी? मतलब रायपुर आपके अंग्रेज के समय भी राजधानी था ना इस क्षेत्र का। अंग्रेज अधीक्षक आए तो राजधानी किसको बनाए? रायपुर को। मैं वैसा बता रहा हूँ। कितना साल हो गया रायपुर को राजधानी बने? 1820 में राजधानी बना है, तो 200, 1800 से कितना हो गया? 2000, 2020 हो गया, 200 साल, 206 साल, ज्यादा मोटा मोटा और लोगे तो ज्यादा हो रहा है। वो 820 साल से था राजधानी। कौन सा? तो इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अगला हमारा है छत्तीसगढ़ का टमाटर का राजधानी जसपुर में है लुडेंग। लुडेंग की पहाड़ी हम लोग पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं? रायगढ़ में। लेकिन लुडेंग जो पर्टिकुलर है वो कहाँ मिलेगा आपको? जसपुर में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? टमाटर की राजधानी। लुडेंग पहाड़ी पढ़े हैं रायगढ़ में, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। जब पढ़ते पढ़ते गए पता चला सर लुडेंग की पहाड़ी तो हम लोग रायगढ़ में पढ़े हैं, तो लुडेंग जगह का नाम है, ठीक है, याद रहेगा। टमाटर की राजधानी, यहां सर्वाधिक क्या होता है? टमाटर होता है। आगे बढ़े। चलिए छत्तीसगढ़ का संगीत राजधानी, ये कौन सा होगा? संगीत राजधानी केसी जी है ना, खैरागढ़ बेसिकली आपका, ठीक है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का संगीत विश्व, आपका संगीत राजधानी। हो गया। चलिए अगला नाम मिलता है हमारा छत्तीसगढ़ का संगीत नगरी। संगीत राजधानी अलग था रायगढ़, किस लिए? राजा चक्रधर। राजा चक्रधर, बहुत सारे संगीतकार नहीं, मेन एक नाम याद रखिएगा, राजा चक्रधर सिंह, जिनके नाम से क्या होता है? चक्रधर समारोह होता है, ठीक है, जिसमें देश विदेश से जो कलाकार हैं, जो नृत्य संगीत कथक का घराना है बकायदा, रायगढ़ घराना, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका कौन सा है? रायगढ़ है। रायगढ़ में राजा चक्रधर सिंह जो थे, उन्होंने एक नया घराना, कथक का घराना, रायगढ़ घराना विकास किया है उन्होंने, ठीक है। बहुत अच्छा तबला वादक थे वो,
उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं मुख्य रूप से, एक है तालतोय निधि और दूसरा है नर्तक सर्वस्व। 36 किलो था उसका वजन, पुस्तक का वजन। सोचो, अपना हैंड रिटन जो पुस्तक लिखे थे उसका वजन कितना था, 36 किलो। 36 केजी यहाँ नहीं है, आप देखना, आप जितना बुक पढ़ते हो ना सबको लेना, 5-7 किलो 10 किलो होगा, टोटल मिला दोगे तो सोचो 36 किलो का इतना मोटा होगा बुक, वो हैंड रिटन, वो भी उतना को लिखने में कितना दिन लगा होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? छत्तीसगढ़ का संगीत नगरी कौन सा है? रायगढ़। चलिए अगला है छत्तीसगढ़ का कोयला नगरी, इसको बताने का नीड है क्या? बालको, कोरबा। ठीक है, बेसिकली कोरबा ही लगाइए, बालको मत लिखिएगा, बालको तो एल्यूमिनियम के लिए है ना। कौन कौन सा जगह है कोरबा में? कुसमुंडा और गारेपेलमा, अर्दी बाजार भी है, हाँ ठीक है, दीपका गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट भी है ना। ठीक है, कोरबा ये हमारी कोयला की नगरी है। अगला है छत्तीसगढ़ का शिल्प ग्राम, शिल्प ग्राम है कोंडागांव। कहाँ है? कोंडागांव। और ये किस लिए शिल्प ग्राम कहा जाता है? इधर देख लीजिए आप लोग, क्यों बोलेंगे? ढोकरा आर्ट, आपको पता होगा, डोकरा नहीं है ना, ये क्या है? ढोकरा है, लिखते टाइम डोकरा नहीं लिखना है, ढोकरा। कौन सा आर्ट है? ढोकरा आर्ट। आपको पता होगा पहले क्या किया जाता है ढोकरा आर्ट में, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मिट्टी जो है, मिट्टी में एक सांचा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सांचा। उसके ऊपर में फिर मोम का डिजाइन बनाएंगे। किसका डिजाइन बनाएंगे? जैसे मिट्टी का मान लो एक तो अंदर में, देखिए इधर गैप गैप लग रहा है, अंदर में पहले क्या बना दिया? मिट्टी का एक तो सांचा बनाए, उसमें बना दिया हाथी। ऊपर में मोम, मोम जो आप समझते हैं वैक्स, उसका वैक्स का क्या किए? लेयरिंग किए। और उसके ऊपर में फिर से क्या डाल दिए? मिट्टी। वैक्स सूख गया, अंदर का मिट्टी सूख गया है। अब वहां पे गरम जो है लिक्विड को डालेंगे, वैक्स पिघल के बाहर निकलेगा, छेद एक तो रहेगा, बाहर कौन निकलेगा? वैक्स निकलेगा, और लिक्विड पूरा उसमें क्या हो जाएगा? भर जाएगा। और ये आपका कौन सा रहता है? पीतल रहता है, तांबा रहता है, कांसा रहता है, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, पीतल का है जैसे ये। तो इसके अंदर में आपको क्या मिलेगा? अंदर का मिट्टी भी काट दिए, निकाल दिए, और वैक्स जो है वो अपने आप निकल गया, तो ये खोखला बनेगा। और इस टाइप का देखिए, ये इतना डिटेलिंग में आपको आकृति मिलता है। इसको कौन सा आर्ट बोला जाता है? बस्तर का ढोकरा आर्ट। और इसके लिए फेमस है आपका कोंडागांव, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? शिल्प ग्राम। याद रहेगा। चलिए अगला है हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर या सबसे प्राचीन मंदिर, कौन सा है? बहुत बढ़िया, सरबपुरी शासकों के द्वारा बनवाया गया था, देवरानी जेठानी का मंदिर। कौन सा जगह में है? अमेरिकापा तालागांव, अमेरिकापा में है ना। ठीक है, ये हमारा है देवरानी जेठानी मंदिर, अमेरिकापा तालागांव, बिलासपुर। और ये है रुद्र शिव की प्रतिमा। आपको पता होगा रुद्र शिव की प्रतिमा में यहाँ आपको 11 मुख दिखेंगे, जो जीव जंतुओं के अवशेष से बनाए गए हैं, मतलब एक ही पत्थर है, अलग अलग नहीं है। यहाँ आप देखेंगे तो ये केकड़ा दिखेगा आपको, यहाँ देखेंगे उसके कान जो है ये क्या है? मोर है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो छिपकली दिखेगा, यहाँ देखेंगे 2 मछली दिखेगा, आंख जो है वो अलग से मेंढक है। सामने में जाके देखिएगा कभी जाते हैं तो, अमेरिकापा तालागांव, रुद्र शिव की प्रतिमा। ये जो प्रतिमा है किससे बनी हुई है? 11 जीवों के अवशेष से बनी हुई है, मतलब एक ही पत्थर है, वैसा संरचना दिया गया है। और इसको फिर कॉपी किया गया था, कहाँ कॉपी किया गया पता है? भोरमदेव मंदिर में। सेम कॉपी दिखेगा, वो दिख जाता है, वो 19-20 लाख का फर्क वाला। ठीक है, 19-20 का फर्क नहीं है, दिख जाता है, लेकिन वो कॉपी कहाँ हुआ है? भोरमदेव मंदिर में, वहां के प्रांगण में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका मान लो 8 फीट या 9 फीट का प्रतिमा है, तो वो 4 फीट का है, कॉपी किया गया है इसको बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे प्राचीनतम मंदिर याद रहेगा कौन से शताब्दी में अगर बना है, अगर कभी पूछे तो 5वीं से 6वीं शताब्दी, उसको भी लिख लीजिए। सबसे प्राचीनतम मंदिर कब बना है? 5वीं से 6वीं शताब्दी, मतलब 500 से 600 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं है, ये क्या है? ईस्वी, उसके बीच बना है। और इसमें भी कहानी है, नाम में ही आपको पता होगा, देवरानी जेठानी। कलचुरी जो महारानियां थी, दो भाई थे, अब दोनों की पत्नियां थी, एक देवरानी है एक जेठानी है। जो देवरानी थी वो बहुत भक्तिन थी, मतलब भक्तिन मतलब समझ, पूजा पाठ में उसको। तो सबसे पहले मंदिर कौन बनवाया है? कौन सा मंदिर पहले अगर बना है तो कौन सा बना है? देवरानी।
अब जेठानी वो रहता है ना, छत्तीसगढ़ी में एक बहुत वर्ड बोलते हैं हिजगा, मतलब समझते हैं, वो बनाई है, हाउन बना, वो अपने हस्बैंड को वो बोली, और फिर से एक मंदिर बनाया गया, और वो मंदिर क्या हो गया, जेठानी मंदिर। तो सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, देवरानी है, और नया कौन सा है, जेठानी है, और दोनों ही शिव मंदिर है, याद रखिएगा, देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है क्या? अब छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का तीर्थ किसको मानेंगे, सिरपुर। ठीक है, आपको सिरपुर महासमुंद, यहाँ ये बौद्ध स्तूप है, सिरपुर में ही बना हुआ है बौद्ध स्तूप बकायदा। इसको देखेंगे तो ये वाला जो है इसको कहा जाता है भांडदेउल, नहीं आपका तीवरदेव विहार, क्या बोला जाता है, तीवरदेव विहार। ठीक है, विहार बौद्धों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मैं जो चीज बता रहा हूं आप समझे। तो ये सारा चीज आपको कहां मिलेगा, छत्तीसगढ़ में। इवन कहानी आपको सुनने को मिलेगा, जो भगवान बुद्ध है, कौन, भगवान बुद्ध, वो छत्तीसगढ़ आए थे, कितने महीने रुके थे, 3 महीने, 3 महीने छत्तीसगढ़ में निवास किए थे, उसके बाद वो गए, और यहाँ बहुत लोगों को क्या बनाए, अनुयायी बनाए, अपने शिष्य बनाए। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल तो इसको माना जाता है सिरपुर को, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म के जो भगवान है, भगवान बुद्ध स्वयं यहाँ आकर 3 महीना तक रुके हुए थे सिरपुर में, तो उसके लिए तीर्थ स्थल है, भगवान आकर रुके हैं, है ना। आगे बढ़े, अगला है हमारा जैन धर्म का तीर्थ स्थल, दुर्ग में एक जगह है नगपुरा, कहा, नगपुरा, वहां पे है पार्श्वनाथ का मंदिर। ठीक है, नगपुरा दुर्ग, यहाँ पे कौन सा मंदिर है, पार्श्वनाथ। जैन तीर्थंकर ये है पार्श्वनाथ, काले रंग की प्रतिमा जो मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये देखिए जय जय पार्श्वनाथ यहाँ लिखा होगा, अगर आपको रीडेबल है, रीडेबल बनाते हैं फिर, जय जय दिख गया ना। ठीक है, तो ये जो जैन धर्म का तीर्थ स्थल कौन सा है, नगपुरा में है पार्श्वनाथ का मंदिर। पार्श्वनाथ आपको बता दूं, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, कितने तीर्थंकर, 24। उसमें जो पहले तीर्थंकर थे उसका नाम क्या था, ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर थे, उनका नाम क्या था, 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ, उनका ये मंदिर है। आगे बढ़े, बना दिए हैं, लेकिन अब सोचो आप पर्टिकुलर किसी धर्म के अनुयायी हो, इतना बड़ा मंदिर बना है, ठीक है, तो आप किसको जाओगे, जैसे हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, है ना, तो यहाँ पे रतनपुर का मंदिर जो है कौन बनवाया है, देवता के बनवाए थे, राजा लोग बनवाए हैं ना, लेकिन जा रहे हैं। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, उस गांव में कोई मंदिर है, वहां की गौटिया या कोई बनवाए होंगे, लेकिन आप जाते हैं ना मंदिर, तो हमारे लिए तो वही तीर्थ स्थल हो गया, भगवान के पास जाना। तो वैसे ही जैन धर्म लोग का जो एक मंदिर है, कौन सा, पार्श्वनाथ मंदिर, ये उनके लिए क्या है, तीर्थ स्थल है, बस ये है। ठीक है, अपने से चलिए, छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी किसको बोलेंगे, शिवरी नारायण जी, किसको बोलेंगे, ठीक है, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, इसको छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी बोला जाता है। स्तूप का नाम की जगह का नाम, वो इधर जो दिखाया था वो तीवरदेव विहार, लिख लेना, सर्च भी कर लेना, तीवरदेव विहार, विहार लिखना, विहार, विहार सिरपुर, सिरपुर। देखो वहां आपको मिलेगा आनंद प्रभु कुटी विहार, तीवरदेव विहार, स्वास्तिक विहार, ये सारा विहार है, वो बौद्ध विहार है, याद रखिएगा। वहां एक समय में कहा जाता है कि आपके जो सिरपुर थे, वहां पे लगभग 1000 महिला भिक्षुणी रहा करती थी। भिक्षुणी मतलब समझते हैं, जैसे पुरुष को क्या बोलते हैं, बौद्ध भिक्षु, वैसी बौद्ध भिक्षुणी रहती थी। अब सोचिए, ठीक है, महिलाओं को भी क्या था, बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वो था। ठीक है, तो वहां पे सिरपुर उतना बड़ा जगह था कि 1000 महिलाएं वहां रहती थी, हॉस्टल टाइप था वो। नगपुरा दुर्ग, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी कौन सा है, शिवनारायण जगन्नाथ। आप भगवान को पता है, जगन्नाथ भगवान 3 लोग एक साथ रहते हैं, कौन कौन, ठीक है। चलिए अगला है छत्तीसगढ़ में जलप्रपातों का प्रदेश, बताया हूं ऑलरेडी कि यहाँ पे कुछ नहीं काम आएगा तो किसको लगाना है आपको, बस्तर।
चांसेस हैं कि अगर नाम नहीं सुने हैं मतलब लग जाएगा वो, ठीक है। तो बस्तर हमारा जलप्रपातों का प्रदेश है। चलिए इसको यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। 7:13 हो चुका है, कल की क्लास में बाकी देख लेंगे, ये खत्म करा दूंगा मैं, ठीक है। नोट्स भेज दूंगा कल।